स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ ट्रायंगल्स को ही रिपीट कर रहे हैं। और ट्रायंगल्स को रिपीट करने का मेन रीजन क्या है कि ट्रायंगल्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको सामान्य ढंग से ना तो टीचर्स बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करते हैं और साथ में बच्चे भी कुछ अपने आप को अनफिट मानते हैं। अनफिट मानने का मतलब कि ट्रायंगल्स में कुछ चीज़ें थ्योरेटिकल होती हैं, थ्योरेटिकल के साथ साथ न्यूमेरिकल पर लोग ज़्यादा दबाव देते हैं। तो ऐसी कंडीशंस भी आती है कि बच्चे उसको बहुत ही अच्छा नहीं फील करते, जिसके कारण होता क्या है कि ट्रायंगल के विषय में बहुत अच्छी जानकारी नहीं रख पाते। और होता इसका मेन रीजन क्या है कि चाहे वो हमारी शॉर्टकमिंग्स का लीजिए, हम उनको क्या करते हैं, उन प्रॉपर्टीज को इटसेल्फ भी न्यूमेरिकल बना दीजिए। कुछ ऐसी न्यूमेरिकल्स एक्टिविटीज होती हैं जो काफी बच्चों को अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ बच्चों को थ्योरेटिकल चीजें अच्छी लगती हैं। तो दोनों को मिला जुला करके आपस में 50-50 के रेशियो में पढ़ाया जाए तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बढ़िया फीचर्स होगा, बच्चों को भी समझ में आएगा। और साथ में जो मैथमेटिक्स का इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग फिर से अपनी चीजों को रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अभी तक हम अपना सेल्फ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें थी स्टडिंग लाइफ में नहीं सीखे, लेकिन आज भी अगर हम टीचर्स होने के नाते बार बार हमारे जीवन में स्टडिंग होती है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम बच्चों के माध्यम से सीख लेते हैं, कुछ अपने एक्स्ट्रा टाइम में बैठ करके एक्स्ट्रा इवेंट्स के माध्यम से सीख लेते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत अच्छी नहीं आ रही होती हैं और हमारे सामने छोटा बच्चा होता है, उसको बहुत अच्छी चीजें आ रही हूँ, तो हमें उनसे भी सीखना चाहिए। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है, ना तो इसमें कोई भेदभाव होता है, ना इसमें छोटी बड़ी अड़तियां होती हैं, ना ही इसमें कोई ऐसा दुराव होता है कि हमें नहीं सीखना चाहिए। भाई सीखना चाहिए, अच्छा गुण किसी के पास भी हो, हमें तत्काल उसको गेन करना चाहिए। और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि सबके पास सब अच्छे गुण ही होते हैं। एक अच्छा गुण होता है तो उसका रेशियो क्या होता है, 4 गुना, मतलब कि 4 बुरे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें किसी भी व्यक्ति का सुझाव लेना जरूरी है और उस सुझाव में मुझे जो सबसे अच्छा लगता हो उसको अपनी तरफ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कहने का मतलब उसको सीख कर फिर हमें अगले पायदान के लिए चल देना चाहिए, क्योंकि ये जीवन ही एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक चलते रहने का नाम है। तो इसी के तहत आज हम फिर ट्रायंगल्स के विषय में देखते हैं, जो हमारा टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। लास्ट वीडियोज में आपने देखा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के विषय में। सिमिलरिटी क्या होती है? सिमिलरिटी का मतलब समरूपता से है, जो पिछले वीडियोज में हमने बताया। समरूपता की भी 2 कंडीशंस अराइज की गई, उन दोनों कंडीशंस को हर समय हमें माइंड मेकअप होना चाहिए। पहली कंडीशंस होती है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स माने संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए। जैसे 2 ट्रायंगल्स के लेकर के हमने एग्जाम्पल सजेस्ट किया कि मान लीजिए एक ट्रायंगल हमारा ABC है और दूसरा ट्रायंगल PQR है, तो एंगल A की वैल्यू क्या हो, एंगल P के इक्वल हो। ऐसे ही एंगल B एंगल Q के इक्वल हो और एंगल C एंगल R के इक्वल हो। तो पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है कि द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन फर्स्ट कंडीशन इज पास्ड इन अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। अनदर कंडीशंस में हम देखते हैं कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का मतलब समानुपात में होना चाहिए। क्या? उनकी भुजाओं का एक निश्चित रेशियो होना चाहिए, अर्थात हम उनकी भुजाओं के रूप में कंपेयर करते हैं। तो पहली भुजा अगर ट्रायंगल फर्स्ट का लें तो AB, BC, CA ये 3 भुजाएं होंगी। PQR का लेते हैं तो PQ, QR और RP ये 3 भुजाएं होती हैं। इनको कंपेयर कर दीजिए, क्या दिक्कत है। AB अपॉन PQ, इसी तरह से BC अपॉन QR और CA अपॉन RP, आपस में इनमें एक निश्चित रेशियो होना चाहिए। इसी के आधार पर आगे चल करके BPT थ्योरम आई, जिसे थेल्स थ्योरम के रूप में जाना गया। थेल्स थ्योरम के रूप में हमने काफी कुछ डिस्क्रिप्शन दिया, सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए, अनसॉल्व एग्जाम्पल्स के लिए भी मोटिवेट किए। सॉल्व एग्जाम्पल्स देने का हमारा एक मुख्य उद्देश्य होता है, किसी भी बुक का राइटर्स जो अपनी बातों को शेयर करना चाहता है तो सोचता है कि डिफिकल्ट और इजीएस्ट दोनों से मिलता जुलता हमारा एग्जाम्पल हो, अर्थात एक तरह से सीधे हमें कह सकते हैं कि उस राइटर के मन में
जो जो बातें रहती हैं, जो उसकी शॉर्टकमिंग्स होती हैं, वह सोचता है कि हम अपने टाइम में नहीं सीख पाए तो आने वाली पीढ़ी को हम जरूर सिखाएंगे। हम वहां पर इस चीज पर विशेष ध्यान देते हैं कि हम आने वाले बच्चों को कुछ नई ऊर्जा दें, नई सोच दें और नया विचार दें, जिससे वो आगे बढ़ करके हमसे भी अच्छे जानकार बने। क्योंकि एक टीचर्स की सदैव यही कल्पना होती है कि आने वाली पीढ़ी हमसे अच्छी गणित जाने, हमसे अच्छा विचार रखे, और जितना भी हम कुछ कर रहे हैं उससे जिस दिन कोई भी बच्चा हमसे एक्स्ट्रा बढ़ करके काम करता है तो वह दिन और वह पल मेरे लिए सबसे शुभेच्छु पल होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की बात करते हैं। दो ही क्राइटेरिया मुख्य रूप से इसमें इन्वॉल्व की जाती है, लेकिन तीसरी क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी के कारण इसको रिकॉल कर ली जाती है। ठीक है, जबकि कॉन्ग्रुएंसी में आपने देखा कि वहां 4 क्राइटेरियाज होती हैं, एक RHS के नाम से और बाकी साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल के तौर पर। अब यहां पर क्या होती है, इनकी क्राइटेरियाज को डिवाइड करने के लिए ट्रिपल ए का मतलब 3 एंगल्स आर इक्वल, तो पहली कंडीशंस को फुलफिल करते हैं कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स। तो ऐसी कंडीशंस में पहली क्राइटेरिया तो सभी को मालूम होगा। दूसरी क्राइटेरिया में होता है साइड साइड साइड्स। अब साइड साइड साइड्स की बात आती है तो मींस इन द केस ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी समानुपात में उनका अनुपात होना चाहिए, अर्थात भुजाओं का अनुपात एक समान अनुपात में हो, जैसा अभी हमने जस्ट 2 मिनट पहले ही आपको बताया कि किस तरह से आपस में इनके रेशियोज इक्वल होने चाहिए। आगे चल करके बीपीटी थ्योरम का यूज आ जाता है, जो थेल्स ने अपने स्टेटमेंट के माध्यम से एक स्टेटमेंट दिया कि आपस में इनमें क्या रेशियोज होते हैं। अगर रेशियोज ऑफ द साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं तो इनकी एंगल्स इक्वल होगी, और जब उसका कन्वर्स करते हैं तो कहते हैं अगर एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी साइड्स आपस में प्रोपोर्शन में होती है। तो इन सारी चीजों को देखने के साथ साथ हमने सॉल्व एग्जाम्पल्स भी देखा, और अनसॉल्व एग्जाम्पल्स से भी जो हमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लगता है वो आप लोगों के बीच में शेयर करने की कोशिश करता हूं। तो सेम इसी प्रॉपर्टीज पर हम आगे बात करते हैं कि देयर आर 3 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की 3 क्राइटेरियाज होती हैं, जिसमें 2 तो बिल्कुल कॉमन है, 2 उनके रूल्स ही हैं, मींस ट्रिपल ए एंड ट्रिपल एस। लेकिन एक जो इनसे अलग क्राइटेरिया रखी गई, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड का यूज ज्यादा होता है, लेकिन इस पर टीचर्स भी फोकस कम कर पाते हैं। तो आज हमने यही ध्यान में रखा कि जो हमारे द्वारा कोई चीज छूटी है या जिसको हम बहुत अच्छा नहीं कर पाए, तो आज हम उन चीजों को बच्चों में शेयर करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि प्रत्येक बच्चा हमसे एक्स्ट्रा जाने, हमसे अच्छा हो, हमसे अच्छी गणित की जानकारी हो। ये मेरा उद्देश्य है। तो यहां पर हम बात करते हैं कि यहाँ SAS प्रॉपर्टी की। उससे पहले जरा देखते हैं कि दोनों में सिमिलरिटीज हैं, तो उनको एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं कि इफ 2 एंगल्स ऑफ 1 ट्रायंगल, किसी एक ट्रायंगल का 2 एंगल्स आर रेस्पेक्टिवली इक्वल, वो आपस में समान होती हूं, तो 2 एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल की 2 कोण आपस में दूसरे ट्रायंगल जिससे कंपेयर कर रहे हैं, सिमिलरिटी की बात करते हैं, उनमें आपस में इक्वल हों, देन द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कहने का मतलब कि यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी 2 ट्रायंगल लें, जैसे एक ABC ले रहे हैं और दूसरा PQR ले रहे हैं, संयोग से उसका एंगल A और एंगल C आपस में किसके करस्पॉन्डिंग हो, एंगल P और एंगल R के हों, तो बिकॉज बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी के अनुसार क्या कहेंगे, ट्रायंगल देयर थर्ड ट्रायंगल विल आल्सो बी इक्वल। अगर उसके 2 ट्रायंगल मतलब दोनों ट्रायंगल्स के 2 एंगल्स आपस में करस्पॉन्डिंग है, तो तीसरी एंगल ऑटोमेटिक करस्पॉन्डिंग होगी। ये सिमिलरिटी ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी शो कर रही है। कहने का मतलब इसे 3 एंगल प्रोसेस को फॉलो कर देते हैं, जिससे हमारी ये फर्स्ट क्राइटेरिया प्रूफ हो जाती है कि किसी सिमिलर ट्रायंगल में अगर 2 एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग है तो तीसरी एंगल करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। बट ये कोई 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है इन द केस ऑफ हाइपोथेसिस, कल्पनात्मक तौर पर,
जिसे हम थ्योरम के माध्यम से इजाद करते हैं। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गई कि मतलब थर्ड एंगल ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इक्वल टू द सेकेंड ट्रायंगल ऑफ द थर्ड एंगल, कहने का मतलब कि पहले ट्रायंगल का तीसरा कोण भी दूसरे ट्रायंगल के बराबर हो गया, तो ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं और यही सिमिलरिटी इनकी कहती है ट्रिपल ए। ट्रिपल ए का मतलब थ्री एंगल्स आर इक्वल, इन द केस ऑफ ट्रायंगल दे आर सिमिलर। तो अदर कंडीशंस के लिए फिर हम बात करते हैं ट्रिपल ए एंड ट्रिपल एस। फिर इनमें दोनों में एकजुटता क्या है ये भी दिखाना जरूरी है। तो अभी आप सिमिलरिटी ट्रायंगल की मतलब डेफिनेशंस आप देख ही रहे हैं। तो ट्रिपल ए एंड ट्रिपल एस प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर सपोर्ट्स टू ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कहने का मतलब एक लोअर क्लास की थ्योरम है जो 7th 8th में पढ़ते हैं, वहां पर क्या होता है इक्वल साइड्स कंटेन इक्वल एंगल्स, मतलब कि जिसकी भुजाएं समान होती हैं किसी भी ट्रायंगल में तो वो क्या करते हैं इक्वल एंगल कंटेन करते हैं। और ये फीचर्स जो है पॉलीगन का है, तो अब वहां से आप ये भी एक सपोर्ट पा जाते हैं। कहने का मतलब जिसकी एंगल्स बराबर होंगे उसकी साइड्स भी बराबर होंगे। तो ट्रिपल ए एंड ट्रिपल एस प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये सिमिलर ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज हैं आर सपोर्ट्स टू ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसको हमने विगत 2-3 पेज पलटने के बाद एक कंक्लूजन पाया कि देखिए कितनी अच्छी चीज बुक में कहा गया है, जिसको क्लास 7th या 8th की थ्योरम है और ला करके 10th में जोड़ रहा है। तो कितनी अच्छी चीजें हैं, इसको हम लोग भी क्लास लेते समय कभी कभी होता है नहीं ध्यान में आता है, आगे बढ़ जाते हैं। तो आज हमने उस पर विशेष स्टडी करके देखा कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज है कि हम लोअर क्लास से अपर क्लास को जोड़ दे रहे हैं और जिससे बच्चे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सेम कंडीशंस में हम यहाँ देखते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। मान लीजिए दो ट्रायंगल हैं जिसमें पहला ट्रायंगल हमारा एबीसी है और दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, जिसे हम कहते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, पहली प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो सेम कंडीशंस में ए बी अपॉन पी क्यू, अब साइड की तुलना कर रहे हैं, ए बी मीन्स पहले ट्रायंगल की पहली भुजा, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू तीसरी भुजा ए सी, माने कि उसका हाइपोटेन्यूज का रिलेशन ले रहे हैं। तो ए सी अपॉन पी आर माने दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज ले रहे हैं, दैट इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, दोनों ट्रायंगल का बेस ले रहे हैं। दे आर इक्वल लेस देन 1, इनकी वैल्यू आपस में जो ये रेशियोज देंगे ये 1 से कम होना चाहिए। ये सबसे मेन पॉइंट इसने सिमिलर ट्रायंगल का दिया, जो सेकंड फीचर्स को अलाउ करता है कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियोज ऑफ प्रोपोर्शनलिटी दे आर इक्वल, कि ये साइड्स तो आपस में इक्वल होंगी लेकिन इनके अंदर की जो रेशियोज हैं वो रेशियो आपस में प्रोपोर्शनलिटी होंगी। ये भी सही बात है, लेकिन एक्चुअली इनकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, दे आर लेस देन 1, इनकी वैल्यू 1 लेस देन 1 होनी चाहिए। मतलब कि इसका डायरेक्ट रिलेशन 10+2 स्टैंडर्ड में अगर देखते हैं तो सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स प्रोबेबिलिटी की तरफ इंडिकेट कर रही है। इन द केस ऑफ प्रोबेबिलिटी भी होती है इफ इवेंट इज पास्ट अवे, अगर घटना घट गई तो फिर उसके बाद शेष क्या रह गया, प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई। अगर इन केस सपोज कीजिए कि घटना नहीं घटी है तो हम क्या कुछ कर सकते हैं, क्या बचत कर सकते हैं, क्या लॉजिक दे सकते हैं, ये सारी बातें उस पर डिपेंड करती हैं। तो जो मेन थीम्स था इस टॉपिक का वो यहां पर देता है। कहने का मतलब कि रेशियो बिटवीन देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स, कि उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होनी चाहिए, एक प्रोपोर्शनलिटी रिलेशंस को व्यक्त करनी चाहिए और प्रोपोर्शनलिटी के साथ साथ लेस देन 1 होनी चाहिए, क्योंकि 1 हो गई तो फिर सभी इक्वल हो गए, तो फिर उसमें रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की बात ही खत्म हो जाती है। तो कहने का मतलब कि इसको बार बार रीडिंग करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि देखिए सिमिलर ट्रायंगल्स में बहुत अच्छी चीजें हैं जो अभी तक छुपी रहती थी। हम लोग भी जनरल वे में पढ़ते हैं, बच्चों को बता देते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तब क्लियर हुआ जब उसको स्पेसिफिक वे में रीडिंग किया गया। सेम कंडीशंस में फिर कह रहे हैं इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल, मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है उसका एक एंगल इक्वल है टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल, माने एक ट्रायंगल की
एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल हो एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, और उनकी साइड्स क्या हो, आपस में प्रोपोर्शनल हो, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। कहने का मतलब ये तीसरे फीचर की तरफ लेके जा रहे हैं, उनका नाम है क्या, यस से यस, मतलब कि दो साइड और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल की तरफ जो हम जाते हैं, तो यहां से हम क्या शो कर रहे हैं, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। मान लीजिए कि दोनों ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर हैं, तो पहला एंगल आपस में बराबर है। अगर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है तो ऐसी कंडीशंस में ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, तो ए सी अपॉन पी आर की कंडीशंस क्या शो करती है, इज लेस देन वन, वो भी लेस देन वन की बात करती है। जो यहाँ रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तीन साइड्स के लिए था वो भी कहता है लेस देन वन, और यहाँ दो एंगल्स की रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी कहती है कि लेस देन वन। दस बी कैन से, इससे हम क्या कह सकते हैं, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सदैव क्या होंगे, सिमिलर होंगे, समरूप हो सकते हैं। बट इसका अपोजिट जो कन्वर्स होगा, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन जनरल सेंस, इन द जनरली दे आर नॉट इक्वल, मीन्स कि ऐसी कंडीशंस में हम कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टीज को तो मानते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टीज में दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये कोई गारंटी नहीं कि वो दोनों सिमिलर भी हों। ये बहुत ही अच्छी चीज है जो कि हर समय हर जगह आपको जनरली इसको कोई जल्दी डिफाइन नहीं करते। तो अब इसी आधार पर हम कहते हैं कि फिर जो अभी हमने रूल्स की बात किया, कहने का मतलब क्राइटेरिया बताया, क्राइटेरिया की शॉर्टकमिंग्स बताए, अब उन्हीं पर हम बेस करते हुए कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है, इसको बारीकी से देखिएगा, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और टेक्निकल बोर्ड वाले भी इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं। जैसे एक ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, इसमें हमने क्या दिया, एंगल बाइसेक्ट कर दिया, एंगल बी को बाइसेक्ट करके एक बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए। अब यहाँ बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देने पर एंगल ए बी सी की वैल्यू 90 डिग्री, जो कि फिगर में दिख रही है, लेफ्ट हैंड फिंगर जहां शो कर रही है। तो ऐसी कंडीशंस में एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड बी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, और बी डी जो हमारा है जो एंगल बी का बाइसेक्टर है, या हम सीधे कह सकते हैं कि बी डी एज ए परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर पॉइंट किस पर है, ए सी पर है। कहने का मतलब कि ए सी हमारी जो हाइपोटेन्यूज साइड है उस पर एक परपेंडिकुलर डाले, उसका नाम बी डी रख दिए। फिर क्या कहते हैं, नाउ वी गेट फाइंड द वैल्यू ऑफ सी डी। अब हमें क्या चाहिए, सी डी की वैल्यू चाहिए। सी डी की वैल्यू पाने के लिए ना हमारे पास, सपोज कीजिए कि ए बी नहीं है, बी सी नहीं है, जो फिगर में आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ ए डी की वैल्यू दिया है, तो अब हम कैसे बीपीटी थ्योरम लगाएं, कहां से वर्क करें, कैसे वर्क करें, ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि थेल्स महोदय ने जो कहा वो सीधे कहा कि इनका रेशियो ऑफ द टू साइड्स दे आर प्रोपोर्शनल, तो अब प्रोपोर्शनल की बात तो यहां से काम नहीं कर रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में कि अब हमें सी डी की वैल्यू निकालनी है, और वह सी डी क्या है, वो एक्चुअली ए सी का एक डिवाइडेड पार्ट्स है। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये 50% पर डिवाइड हो, कहने का मतलब कि ए डी इज इक्वल टू ए सी बाई 2, ये कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करेंगे, सी डी को कंपेयर करने के लिए सिमिलर ट्रायंगल का सहारा लेंगे, और सिमिलर ट्रायंगल कहता है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी। कहने का मतलब ये हो गया कि यहां से हम देख रहे हैं बी डी का मतलब परपेंडिकुलर पॉइंट, ये किससे कंपेयर कर रहे हैं, सी डी से कंपेयर कर रहे हैं। सी डी से कंपेयर करने का मतलब कि जो ये ट्रायंगल्स बन रही है, ये कैसी ट्रायंगल बन रही है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। मतलब कि इसमें क्या होगा कि इक्वलिटीज की बात तो नहीं आएगी, लेकिन रेशियोज की बात कर सकते हैं, रेशियोज ऑफ द टू साइड्स इन द केस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो ऐसी कंडीशंस में हम यहाँ क्या कहेंगे, बी डी अपॉन सी डी, मतलब बी डी की तुलना किससे कर रहे हैं, सी डी से कर रहे हैं, कि बी डी अपॉन सी डी, इनका रेशियो किस पर डिपेंड करेगा, ए डी अपॉन बी डी पर। कहने का मतलब कि बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू
AD अपॉन BD, ये इनके करस्पॉन्डिंग रेशियोज होंगे। करस्पॉन्डिंग रेशियोज होने का मतलब कि साइड रेशियोज इन द प्रोपोर्शनल। तो साइड रेशियोज इन द प्रोपोर्शनल ये किन एंगल्स के द्वारा लिए गए हैं? एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल CDA। कहने का मतलब एंगल BDA का मतलब यहां देख रहे हैं कि एंगल BDA की पोजीशंस क्या दिखा रहा है? एंगल BDA हमारा क्या है? 90 डिग्री है। तो एंगल BDA की बात करते हैं तो एंगल BDA हमारा 90 डिग्री है और ये किसके इक्वल है? एंगल CDB के इक्वल है। एंगल CDB मतलब कि ये एंगल पहले से आपको शो किया गया है, ये इसका परपेंडिकुलर लाइन है। इसका मतलब कि दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। दूसरी कंडीशंस में क्या करते हैं? एंगल DBA इज इक्वल टू एंगल DCB। एंगल DBA, ये एंगल DBA मतलब कि ये एंगल इस एंगल के किसके इक्वल होगा? एंगल DCB के। एंगल DCB कहने का मतलब ये एंगल हमारा एंगल C के इक्वल होगा। सीधे भाषा में कह दें कि एंगल B हमारा इन द केस ऑफ ट्रायंगल ABD, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C के इक्वल है, जो दूसरा ट्रायंगल हमारा है DBC। या इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल CDB एंड एंगल DBA इज इक्वल टू एंगल DCB। ये दोनों प्रॉपर्टीज को हम यही दिखाना चाह रहे हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स किस तरह से आपस में इक्वलिटी की बात करते हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियोज ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की बात करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग फिर अब एटलीस्ट एक बार रिपीट करते हैं कि BD अपॉन CD। BD अपॉन CD की मतलब कि यहां से BD आप देख रहे हो ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल B है, तो BD का रेशियो किससे ले रहे हैं? CD से ले रहे हैं। और ये किसके इक्वल हो रहा है? AD अपॉन DC के इक्वल हो रहा है, या AD अपॉन BD की बात कर रहे हैं। तो AD अपॉन BD ये पॉइंट प्रमुख रूप से यहां नोट करने की जरूरत है। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए? CD की वैल्यू चाहिए। तो अब इसमें क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या आ जाएगा? CD इज इक्वल टू BD स्क्वायर, क्योंकि BD का मल्टीप्लाई BD से हो रहा है। तो CD इज इक्वल टू BD स्क्वायर अपॉन AD। और BD स्क्वायर, BD की वैल्यू आपके पास दी गई है, तो BD एज ए परपेंडिकुलर है जिसकी वैल्यू दी गई है। तो BD स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 cm स्क्वायर हो जाएगा। AD की वैल्यू 4 cm दिया गया है, तो 4 cm आप यहां रख दिए, आपस में इनको डिवाइड कर दिए, तो 4 1 जा 4 और 16 4 जा 64 हो गया। cm यूनिट इसके स्क्वायर से कट जाती है। तो इस तरह से CD की लेंथ जो आई, CD इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर आ गया। और CD की ये फिगर्स डिफाइन कर दिया कि किस तरह से हम इनकी वैल्यू निकाले। तो ये सामान्य तौर पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं? SAS प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं। ऐसी कंडीशंस में हम प्रमुख रूप से कंपैरिजन तो यहाँ दो एंगल की कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों एंगल्स के साथ साथ रेशियो ऑफ साइड्स जो होते हैं, रेशियो ऑफ साइड्स इन द प्रोपोर्शनल फॉर्म दे आर लेस देन इक्वल टू 1। कि ये वास्तव में क्या होते हैं कि एक से एक कम होते हैं, और जिसके कारण ये काफी सक्सेसफुल प्रिंसिपल माना जाता है ट्रायंगल के केस में। सेम कंडीशंस में सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। इसमें ही फिगर की बात की गई है कि मान लेते हैं कोई एक फिगर है जिसमें मान लीजिए कि एक कोई मीनार है या कोई पहाड़ी है, कोई इस तरह से है, जो हमारा एक EDA के रूप में फिगर बन रहा है। EDA क्या है? एक ट्रायंगल है जिसमें ED h हाइट है उसकी, मीनार है या कोई भी वस्तु है। दूसरी क्या है कि यहाँ जो CB पॉइंट ले रहे हैं, CB पॉइंट एक छोटी कोई वस्तु है, और उस छोटी वस्तु की पोजीशंस क्या है? ये जो DA डिस्टेंस है, यहाँ से 6 मीटर की दूरी पर ये वस्तु खड़ी है। अब ये वस्तु यहाँ से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ी है, और इस वस्तु का कंपेयरिंग हाइट देखा गया तो 0.9 सेंटीमीटर है, जबकि D से B की दूरी क्या है? 12 सेंटीमीटर है। और यहाँ से EC और A का कोई रिलेशन नहीं मालूम है। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर भी सिमिलर ट्रायंगल का यूज करते हुए हम किससे कंपैरिजन करेंगे कि इस छोटी वस्तु को जो इमेज दिखाई दे रहा है उसका इस बड़ी वस्तु से क्या रिलेशन है, या बड़ी वस्तु का हाइट क्या है, इस पर हम कंपेयर करना चाहते हैं।
तो इन द फिगर, जैसा फिगर में बताया गया, क्या फिगर में बताया गया, ट्रायंगल ईडीए, एक ट्रायंगल हमारा ईडीए है और दूसरा ट्रायंगल क्या है, सीबीए, दो ट्रायंगल इसमें है। तो यहां पर हम दिखा रहे हैं कि ट्रायंगल एडीई इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। अब जैसे ये पॉइंट हम कहते हैं, तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए दो बातें। पहली क्या होनी चाहिए, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, मतलब इनके साइड्स जो होंगे उनके रेशियो जो होंगे वो प्रोपोर्शनल में होने चाहिए। तो सेम कंडीशंस में हम इनके उसी फीचर्स को फिर अडॉप्ट कर रहे हैं, कहने का मतलब बार बार इनको थर्ड फीचर्स का अडॉप्टिंग करनी पड़ रही है। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि इन द फिगर डीई अपॉन बीसी, डीई अपॉन बीसी का मतलब डीई भुजा का कंपेरिजन किससे कर रहे हैं, बीसी से कर रहे हैं। और ये किस पर डिपेंड करेगी, एडी अपॉन एबी पर, मतलब कि एडी अपॉन एबी, एडी पूरी साइड्स और अपॉन एबी, कहने का मतलब कि एटलीस्ट फिर हम क्या पा जाते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ थेल्स, मतलब कि उनके रेशियोज की बात कर देते हैं। अब वहां पर जो एप्लीकेशन ऑफ थेल्स आ जाती है, तो यहां से डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी। यहां पर हम देख रहे हैं कौन कौन सी चीजें हमें फिगर में गिवन है, और गिवन है तो उनके अकॉर्डिंग हम उनके क्या वर्क कर लेते हैं, रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की बात कर लेते हैं। जबकि ये वैल्यू भी क्या होगी, लेस देन 1, मतलब कि ये भी वैल्यू यहाँ पर लेस देन 1 होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में डी की डिस्टेंस आप देख रहे हैं, डी से ई की दूरी, डी से ई की दूरी क्या है फिगर में, एच हाइट दिया गया है, तो उसकी जगह हमने एच रख दिया। बीसी की वैल्यू क्या दिया है, बीसी 0.9 cm देख रहा है, नेट के तौर पर इसको हमने शो कर दिया। मान लो इसको मीनार है या भवन है, कुछ भी हो सकता है। नेट कहने का मतलब कि एक कोई अवरोधक है जहां ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो इसकी लेंथ क्या है, 0.9 cm है, और 0.9 क्या है, लेस देन 1 सेंटीमीटर। तो सेम कंडीशंस में यहां पर बीसी की वैल्यू 0.9 cm रख दिया। सेम एडी की वैल्यू बात कर रहे हैं, तो एडी किस पर डिपेंड कर रहा है, ए से डी तक की डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू ए बी एंड बी डी। और ए बी एंड बी डी को दो पार्ट्स में बांटने के लिए थेल्स का यूज कर दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ए डी अपॉन ए बी, और ए डी की वैल्यू हम जब रखना चाहते हैं तो ए से डी की डिस्टेंस दो भागों में है, तो 12 cm प्लस 6 cm दैट इज 18 cm। और इसको ए बी से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये भी जो हमारी इस छोटी वस्तु की डिस्टेंस है फ्रॉम द टर्निंग पॉइंट या ज्वाइनिंग पॉइंट। ऐसी कंडीशंस में तो डीई अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी, और इनकी वैल्यू पुट कर देने के बाद 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, और आपस में एच को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के द्वारा 2.7 cm फाइंड आउट कर लेते हैं, जिससे जो बड़ी वाली वस्तु आपको दिख रही है, चाहे वो मीनार मान लें, भवन मान लें, कुछ भी मान लें, उसकी लेंथ इसके कंपेरिजन में, नेट के कंपेरिजन में क्या आ रही है, 2.7 सेंटीमीटर आ रही है। और 2.7 सेंटीमीटर जब बड़ी वस्तु की हाइट है, तो छोटी वाली वस्तु देख रहे हैं 0.9 है। और इसमें जो रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, वो रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को फॉलो कर रहे हैं। thus we can say these types of triangle they are following the property of similar triangle। तो सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी को ये फॉलो करते हैं। कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स की एक बार फिर से हम चर्चा कर दें कि कोई भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, बट दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस में हम देख रहे हैं कि आज के वीडियोस में तो हमने यहां पर दिया ये जो क्राइटेरियन ऑफ द ट्रायंगल्स थे। अब क्राइटेरियन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के बाद फिर नेक्स्ट होगा एरिया पर बात करते हैं, साथ में कुछ पाइथागोरस थ्योरम के एप्लीकेशंस की बात करते हैं, क्योंकि इसके बाद वाला चैप्टर जो हमें स्टार्ट करना है वो ट्रिग्नोमेट्री शुरू करनी है। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर हम शुरू करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल होना वहां जरूरी है। ट्रायंगल क्लासिफिकेशन में अगर हमने एंट्री किया है तो अब ट्रायंगल पर विशेष तौर पर हमारा फोकस रहेगा कि जो हमारे सुनने वाले श्रोता हैं या जो बच्चे हैं जो हमसे कुछ अपना फीचर्स देख रहे हैं, वो पूरा उसका लाभ उठावें। ये मेरे वीडियो का प्रमुख उद्देश्य है। तो हम ये चाहेंगे कि आप इस पर जुड़े रहें और बार बार अपनी ओपिनियन से हमें अवगत कराते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।